मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी है, मेरी इनकम है, मैं दूं या नहीं दूं। और अगर मैं नहीं दे रहा या मैं दे रहा हूं तो मुझे क्या फायदा हो रहा है? मैं तो नहीं दूं, मैं सारे काम कैश पे भी कर सकता हूं। इस सवाल का जवाब तो हुकूमत वक्ती दे सकती है, लेकिन मैं आपको कानून बता सकता हूं। 4 बक्स का किसी ने पाकिस्तान में खोल दिया, 17 बक्स के नाम। ऐसे ही है, ऐसे ही था। ऐसे ही तो है। उन्होंने शायद उनको नोटिस भी भेजा था या कुछ ऐसा हुआ था। उन्होंने नोटिस भेजा, 17 बख्श वालों ने उनको डिफेंड किया और 17 बख्श जीत गया। मेरी फाइलिंग हुई हुई है, मैंने सारा टैक्स भरा हुआ है, फिर भी नोटिस आ जाते हैं। ऑनलाइन नोटिस सर्व हो गया, इसका मतलब आपको नोटिस मिल गया। ठीक है, आप कभी भी एफबीआर में एनरोल नहीं हुए, कभी भी ना करें, लेकिन आपने पैसे बैंक में रखे हुए सेविंग अकाउंट, बैंक आपका टैक्स काट के जमा करा, एफबीआर फोर्सफुली आपका एनटीएन बनाएगा और उसके ऊपर नोटिस कर दो। आपके टैक्स के मामला आते हैं, आपने अपना कोई घर खरीदा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा सर, एक और बात, अगर मैं कोई काम गलत करूंगा साहब से तो नहीं कटवाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जिमी और आज की जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही खास है हर उस इंसान के लिए जिसका ताल्लुक या तो किसी ऑफिस से है, सैलरी पर्सन है, चाहे उसका बिजनेस है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर है। लेकिन अगर आपके किसी भी तरह के कोई इस तरह के लीगल मामलात हैं या लीगल मामला की जरूरत पड़ेगी या पड़ती रहती है, वो तो हर इंसान का मामला ही होता है कि आजकल का जो दौर है उसमें ये सारे काम हमें करने ही पड़ते हैं। तो ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, बहुत काम की होने वाली है। हमें बहुत सारी मालूमात मिलने वाली है कि ये जो सिस्टम है पूरा टैक्सेशन का और ये जो सारे लीगल मैटर्स होते हैं जो कि बिजनेस और जॉब के सारे मामले से जो जुड़े होते हैं, वो किस तरीके जो ये सिस्टम काम करता है। और हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। अहमद हसन साहब कैडरे मैनेजमेंट के ये फाउंडर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में इस इंडस्ट्री में जो है वो अपना नाम बनाया है। इस फील्ड के अंदर टैक्सेशन और लीगल कंसल्टेंसी में इन्होंने जो है अपने बड़े अच्छे अंदाज से जो है काम किया है। तो आज इनसे जानेंगे कि भाई ये जो टैक्सेशन के जो मामलात होते हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में खास तौर पे किस तरीके से ये मामलात रन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं कि टैक्स ये टैक्स वो फलान, इस पे टैक्स उस पे टैक्स। तो भाई इसका फायदा क्या है, इसके नुकसान क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। तो अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है ना आप कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो अब तक जो है लोगों ने नहीं सुनी होंगी इन मामलात के अंदर या इतने डिटेल में नहीं मिली होगी किसी को। कोशिश करेंगे। तो मेरा सर पहला सवाल आपसे ये होगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि मुझे बताएं, एज अ पाकिस्तानी या एज अ किसी भी मुल्क का मैं सिटीजन हूँ या किसी भी मुल्क के अंदर रहता हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी है, मेरी इनकम है, मैं दूं या नहीं दूं। और अगर मैं नहीं दे रहा या मैं दे रहा हूं तो मुझे क्या फायदा हो रहा है? मैं तो नहीं दूं, मैं सारे काम कैश पे भी कर सकता हूँ। तो मुझे टैक्स देने का फायदा क्या है? ना तो इस मुल्क के अंदर सड़कें, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रहा है, तो मैं क्यों टैक्स के पैसे दे के अपने पैसे जाया करूं? मेरा तो ये ख्याल है। बिल्कुल सही ख्याल है, और इस सवाल का जवाब तो हुकूमत वक्ती दे सकती है, लेकिन मैं आपको कानून बता सकता हूँ। ठीक है, बताएं बताएं, लेकिन मैं तो काम की चीज बताएं। हाँ, मैं तो एक वो बंदा हूँ जो आपको कानून पढ़ के सुना। अच्छा, जो जिनकी आपने बात करी ना, मैं कैश पे भी काम कर सकता हूँ, भाई मैं टैक्स क्यों दूं, मैं किस लिए टैक्स दूं, ये माइंडसेट 78 सालों में इतना स्ट्रांग बिल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से इस वाले बजट में एफबीआर ने इतने जो है वो एग्रेसिव काउंटर मेजर्स लिए थे। आपने देखा होगा कि भाई 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर भी वो बिल्कुल ऐसा सारे लॉज आए थे, जिसके ऊपर बिजनेसमैन ने स्ट्राइक करी थी, तो ये रिवर्सल्स हुए, कुछ सारी सारी चीजें। देखें, रोड्स बनना ना बनना ये तो एक मेरा डोमेन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप टैक्स क्यों दें। सबसे पहले, अगर कोई आजकल बाहर जाने का रुझान बहुत ज्यादा हुआ है जी, हर कोई बाहर जाना चाहता है, पाकिस्तान से जिंदा भाग, बिल्कुल जैसे एक नारा है। तो देखें, पाकिस्तान से अगर आप बाहर जा रहे हैं ना, तो बाहर की जो एम्बेसीज होती हैं, दे आर सो स्मार्ट, वो देख रही हैं कि भाई ये बंदा कोई भूखा नंगा तो हमारे पास नहीं आ रहा। पहले मांगते एग्जैक्टली, सबसे पहले मांगते एग्जैक्टली, लोग जो है वो उधार ले लेके स्टेटमेंट्स में पैसा डलवा रहे हैं, बैंक में पैसा डलवा रहे हैं, यार हमारे स्टेटमेंट बन जाए। स्टेटमेंट के ऊपर वीजे लग रहे थे, ठीक है, तो उसने अब बोला कि भाई अब रिटर्न भी लेकर आओ, ये जरा जितने पैसे हैं ये इनकम भी है तुम्हारी। यानी पहले सिर्फ शो करा रहे थे, अब ये दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास इनकम है तो उसका आप कितना टैक्स देते हैं, कितने अच्छे शहरी हैं। एग्जैक्टली, सब नंबर 1 चीज तो ये हो, ठीक है। नंबर 2, अगर आप बाहर नहीं जा रहे, पाकिस्तान से नहीं भागना चाहते, ठीक है, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ठीक है, एक कॉमन सी मैं आपसे बात करता हूँ
भाई वो आप 20-25 लाख रुपए की गाड़ी ही खरीदने जाते ऐसे ही हैं, सही है, टैक्स तो उसके ऊपर भी देना है ना, देना है। सही है। अब जब तक आप ये डिक्लेयर करके ये नहीं बताएंगे भाई मेरे पास ये पैसे हैं, आप फाइलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो टैक्स आधा नहीं होगा आपका, आपसे डबल टैक्स ले लेंगे। तो ये फायदे तो बैंक दे वो अब तो हुकूमत वक्त दे रही है ना। अगर बैंक में भी आप पैसे रख रहे हैं तो फाइलिंग का जो है वो टैक्स आधा ही कट रहा है ना। मतलब आप सिंपल अल्फाजों में जो मैं समझाऊं, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, हम्म, तो अगर मैं फाइलर हूँ तो मुझ पे वो चीजें जो है टैक्स जो है कम लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो मुझसे ज्यादा लग रहे हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इनकम टैक्स, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करने का जब आप जिक्र करते हैं तो ये चला जाता है, लोग अक्सर फिर सवाल करते हैं। अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, अभी क्योंकि टैक्स फाइलिंग चल रही है तो मेरे पास पूरे एक बंदे की इम्तियाज की रसीदें आ गई, ठीक है यार, ये मैंने, और पेट्रोल पंप की रसीदें आ गई, और जनाब रेस्टोरेंट में उसने खाने खाए तो उसकी, मैंने कहा ये क्या है, कह रहे ये मैंने सारा टैक्स दिया, ये एडजस्ट करो। तो बेचारे हमारे लोग बड़े मासूम होते हैं। देखिए दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है और इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है। जो आपके नाम पे जा रहा हो, सिम पे, बैंक से, गाड़ी से, ये इनकम टैक्स होता है, ये आपके नाम पे जाता है, ये एडजस्टेबल होता है। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो स्टेट का पैसा होता है, वो एडजस्टेबल नहीं होता। तो प्लीज, क्योंकि आप ये पॉडकास्ट करेंगे सब सवाल आएंगे यार ये क्या बात नहीं, हमें तो देखा बस ये सुनना था कि फायदा क्या होता है। चले थोड़ा फायदा अभी आपने बताया, थोड़ा मैं भी और आपसे पूछता हूँ, नुकसान भी आपसे पूछूंगा। अच्छा मुझे बताएं, जो ट्रेडमार्क होता है इसका थोड़ा सा प्रोसेस मुझे समझाएंगे व्यूअर्स के लिए। ट्रेडमार्क हम बड़ा सुनते हैं। ये देखें जी, मैं आपको बताऊं, ये एक बिजनेसमैन के लिए इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बिजनेसमैन निगलेक्ट कर देता है, ठीक है। अच्छी सी दुकान बनाएंगे, अच्छा सा ऑफिस चलाएंगे, करोड़ों लाखों रुपया खर्च कर देंगे जो है वो इंटीरियर के ऊपर, ठीक है, सैलरीज देंगे, बिजनेस डेवलप हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन ट्रेडमार्क नहीं कराते। देखिए ट्रेडमार्क का आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि जो आपका नाम है, ठीक है, वो कोई उस नाम से कोई और काम ना कर पाए। अब जैसे जिम्मी है, आपने इतनी मेहनत करके जो है वो जिम्मी पैड्स बनाया, ठीक है, आपको कैसा लगेगा अहमद हसन आपको नोटिस भेजा है भाई ये जिम्मी पैड्स तो मेरा नाम। ट्रेडमार्क मतलब एक फॉर्मूला है, आप अपना जो है वो एक नाम रजिस्टर कराएं और फिर किसी ने भी अगर आपके नाम से कुछ भी खोला हुआ है आप उसको उठवा सकते हैं, ऐसा है? बिल्कुल, देखिए उठवा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं कि भाई ये नाम मेरा है, इस नाम को यूज ना करो। मुझे आपने लीगल नोटिस भेजा, मैंने फाड़ के फेंक दिया रद्दी के अंदर, अब क्या होगा? सर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। ये काम की बात बताए ना, ठीक है ना, क्या आप एफआईआर करवा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से कर सकते हैं। नोटिस तो हमारे यहाँ पे तो आए दिन किसी न किसी के आते रहते हैं, हमारे लोगों ने वो नोटिस देखना ही गली मोहल्लों से इतने आते रहते हैं, वो उसको सीरियसली रहते हैं। अच्छा एक और भी मैं बता दूं, ट्रेडमार्क में एक चीज होती है कॉपीराइट। अगर आपने कॉपीराइट भी कराना है, कॉपीराइट करा लिया आपने, तो आपको हाई कोर्ट जाके नोटिस भिजवाने की भी जरूरत नहीं है, आप इलाकाई थाने में जाएं और डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च। अच्छा, वो इतनी पावरफुल चीज। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जो है इनमें डिफरेंस क्या है? ट्रेडमार्क आपके नाम का होता है, जिमी, JIMMY, ये ट्रेडमार्क हो जाएगा, ये सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट है, ये ट्रेडमार्क होगा, ठीक है। अब आपने लोगो बनाया हुआ है कि भाई कोई बर्ड है, उसका कलर थीम है, ठीक है, वो कॉपीराइट। ओके, ये इसमें मेजर फर्क है, ठीक है। अच्छा ट्रेडमार्क लोग नहीं कराते, हम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि शायद कोई बड़ी कॉर्पोरेट होगी तो ही ट्रेडमार्क कराएं, भाई मैं तो छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ। मैं आपको छोटे छोटे बिजनेसेस की मिसाल दूं, आप जानवरों का काम करते हैं, कैफे पे आला जाते होंगे चारा लेने, ठीक है, सामने चाय भी पीते होंगे, बिल्कुल पीते हैं ना। 2 होटल बने हुए हैं, कैफे पे आला, कैफे सुपर पे आला। अच्छा, दोनों भाइयों के। नहीं तो ये तो यहाँ पे फूड चेन के अंदर भी है, कोई फूड चेन के नाम के आगे क्या है। आप जैसे हॉट एंड रोल की एग्जांपल ले लें, हॉट एंड रोल देखें जगह जगह पे खुले हुए हैं, सबके ओनर्स अलग अलग हैं, उन्होंने एक एक अल्फाबेट चेंज कर दिया, हॉट एंड रोल सेम है, उसके आगे और पीछे कुछ और लगा दिए। यही है, इसके आए दिन लिटिगेशंस चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब जैसे रेड एप्पल है वो ट्रेडमार्क है, हॉट एंड स्पाइसी है ट्रेडमार्क है, वो फ्रेंचाइज देते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि ट्रेडमार्क कराने के लिए आपको बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, ये एक बेसिक नीड है आपकी बिजनेस की। लोग इसको बोलते हैं यार ये क्या रजिस्ट्रेशन बेकार की, इतनी मेहनत कर ली, 25 साल हो गए, उसके बाद नाम कोई और ले जाता है। मीरठ कबाब हाउस असल एमेजिना रोड पे हमने तो एक दो और जगहों पे भी खुले हुए हैं। और दूसरी एक और चीज मुझे याद आई
कि ये इंटरनेशनल एक ब्रांड के साथ हुआ था, स्टारबक्स। अभी रिसेंट केस है, स्टारबक्स का किसी ने पाकिस्तान में खोल दिया स्टारबक्स के नाम ऐसे ही है, ऐसा ही था। ऐसे ही है। तो उन्होंने शायद उनको नोटिस भी भेजा था या कुछ ऐसा हुआ था। उन्होंने नोटिस भेजा, स्टारबक्स वालों ने उनको डिफेंड किया और स्टारबक्स जीत गया। तो ये क्या फायदा हुआ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का, मुझे बताएं। सर देखें, स्टारबक्स वालों ने नोटिस गलत किया ना, क्यों? अब आप पूछे असल क्या हुआ, स्टारबक्स वालों ने एक सबसे बड़ा डिस्क्लेमर लगाया हुआ था, भाई हमारा स्टारबक्स से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी पूरी, कि सबसे पहले उन्होंने लगाया यार हमारा तो स्टारबक्स से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा, उन्होंने अपना डिफेंड ये किया स्टारबक्स वालों ने कि जो उनका लोगो था उसके अंदर बंदा था और वो डंडा पकड़ा हुआ था। हाँ। उन्होंने बोला भाई ये तो हमारा कल्चर है। ये मैंने अहमद साहब इसलिए ये किया डिस्कस कि मुझे बताएं कि कोई बंदा आपकी कंपनी कैरियर मैनेजमेंट से ये करवाता है कॉपीराइट भी ट्रेडमार्क, अल्लाह ना करे उसके साथ यही वाला मामला हो जाता है स्टारबक्स और स्टारबक्स वाला। सही है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने उनको नोटिस गलत भेजा था, तो उस वक्त आपकी जो फर्म है क्या ये आपके अपने क्लाइंट को हेल्प आउट करती है कि इस तरीके से आप नोटिस भेजें या इस तरह की कुछ है आप लोग के मामला, या सिर्फ काम होने के बाद आप छोड़ देते हैं? नहीं, हम अपने क्लाइंट के साथ आखिरी दम तक खड़े रहते हैं, ठीक है, और उसको हर स्टेप पे गाइड करते हैं और वो गाइडेंस देते हैं जो कि उसके लिए फायदेमंद होती है। इनफैक्ट कि मैं थोड़ा सा प्रोसीजर इसका बता देता हूँ आपकी पॉडकास्ट के अंदर। ट्रेडमार्क का ना एक पूरा 1.5-2 साल का प्रोसीजर है। अच्छा, ये स्कैमिंग भी आजकल बड़ी चल रही है, ठीक है, ओ जी आप बस एक बार में 15,000 रुपए दे दें और वो ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर हो गया, एक हफ्ते में रजिस्टर हो गया। ये तो बहुत सारे एड्स भी चल रहे हैं, 1000 1500 में ये करवाएं वो करवाएं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये सारी चीजें जो है पान की कैबिनों पे भी मुझे लग रहा है शुरू हो जाएंगी। तो ये इसके बारे में भी चलो बता रहे हैं, थोड़ा डिटेल बताएं। हाँ, क्योंकि लोग बहुत बेवकूफ बन रहे हैं इनसे। सही है। अब वो हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको प्रॉपर बिठा के समझाते हैं, भाई ये एक दफा में कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया का एक प्रोसीजर है ट्रेडमार्क का, पूरी दुनिया का सेम प्रोसीजर है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो 1.25 से 1.5 साल के अंदर होती है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जी इसकी सर्च होगी, जो भी जैसे जिम्मी का नाम है, ये सर्च होगा। अच्छा, आप ढूंढेंगे कि पहले से कहीं है तो नहीं? ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट के अंदर सर्च होता है कि किसी और ने तो रजिस्टर नहीं कराया। ठीक है, अगर वो ये होता है कि नहीं भाई किसी और ने रजिस्टर नहीं कराया हुआ, तो हम ग्रीन सिग्नल देते हैं अपने क्लाइंट को कि यार ये किसी और ने रजिस्टर नहीं कराया हुआ, आप इसको करवाएं, आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं। अगर हमें मिलता है कि नहीं ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फिर हम उस क्लाइंट को वहीं पर ही रेड लाइट दे देते हैं। लेकिन क्लाइंट अगर ये कहता है कि नहीं यार आप ये करवाएं, मेरी इतनी मेहनत हो गई है, आई वांट टू टेक अ चांस, तो फिर क्लाइंट की मर्जी है, वो चांस ले, क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक नया रिवाज स्टार्ट हुआ है, कोई भी ब्रांड आया आप उसकी फटाक कॉपी मारो जेरॉक्स कॉपी की तरह और फटाफट जो है ना बिजनेस कॉपी और चल भाई कल से काम स्टार्ट है, ठीक है। अब उसकी जैसे आप बता रहे थे कि 1500 में ट्रेडमार्क रजिस्टर, टैक्सेशन, ये सब आ गया मार्केट के अंदर, नुकसान आवाम का ही हो रहा है, ठीक है। अब ये सिस्टम का मसला है, ये जो बिजनेस ओनर होता है उसका मसला है। दूसरा, इसी के साथ में दो चीजें और आपसे पूछना चाहूंगा। ट्रेडमार्क जो है आसान अल्फाजों में इन्वेस्टमेंट है या फिर जो है वो बिला वजह की खर्चा है क्योंकि कराए नहीं कराए, और तीसरा ये है कि अगर ये जो ट्रेडमार्क नहीं कराते तो इनकी जो बिजनेस वैल्यू होती है क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, सही ना। आपने 3 सवाल मुझसे पूछे, दूसरे सवाल को हम आपसे ले लेते हैं कि भाई ट्रेडमार्क कराने के लिए आप गलत कसूरवार किसको समझ रहे हैं, बिजनेस ओनर को या सिस्टम को? मैं ये समझता हूँ कि 70% गलती इसमें बिजनेस ओनर की है, 30% गलती इसमें सिस्टम की, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल है, मैं आपको बोलूँ जिमी भाई ट्रेडमार्क कराने हैं आपके नाम का, गवर्नमेंट का काम है, आप क्या बोलेंगे? खर्चा है, खर्चा है, पैसे ना देने पड़ जाए, कोई ताल्लुकात है या नहीं, कैलकुलेटर तो नहीं चलाना पड़ेगा मुझे, ऐसा ही है। बिल्कुल। जबकि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ट्रेडमार्क का पूरी दुनिया में एक प्रोसीजर, एक ही प्रोसीजर, पूरी दुनिया में पूरी एक ही दुनिया तरीके से काम होता है। एक ही तरीके से काम होता है। इस चीज की अवेयरनेस बिजनेसमैन को है ही नहीं, ठीक है। और ट्रेडमार्क उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे घर एक प्रॉपर्टी है, गाड़ी एक प्रॉपर्टी है, तो भाई तुम घर और गाड़ी भी तो कारोबार से बनाते हो ना, तो कारोबार भी तो एक प्रॉपर्टी है तुम्हारी, उसका नाम भी तो एक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, बर्थ सर्टिफिकेट है। एग्जैक्टली। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, पेप्सी जो पाकिस्तान में मतलब वर्ल्ड वाइड जो पेप्सी का सिर्फ नाम है, आपको अंदाजा है सिर्फ इस नाम की कितनी वैल्यू है?
बिल्कुल नाम की वैल्यू होगी, बहुत मोर बड़ा और ब्रांड लेस, है। मोर और लेस 9 अरब डॉलर सिर्फ नाम की वैल्यू है। ओहो! 9 अरब डॉलर। सही मतलब ये चंद अल्फाज है, यही इसका इतना बड़ा एसेट है कि अगर ये कल एग्जैक्टली, को किसी को सिर्फ पेप्सी बेच दे, तो बिल्कुल। इतना बड़ा उसका वो है। फिर जो उसकी फैक्ट्रीज हैं, मार्केट का इशू, वो सब अलग उसमें चला जाएगा। मैकडोनल्ड 1998 में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, ठीक है, हुँ। लेकिन ट्रेडमार्क राइट्स मैकडोनल्ड ने पाकिस्तान के लिए 1952 से लिए हुए थे। ना आप थे इस दुनिया में, ना मैं था। हो। इतनी क्रूशल चीज है। सही है? उसके बाद हम बोलते हैं नहीं, गोरा तो हमसे आगे जा रहा है। ओ भाई, गोरा किताबें पढ़ रहा है, आप भी तो पढ़े ना। हम किताबें आपको सिखा रहे हैं, तब भी जो है वो आप नहीं सीख रहे। तो बिजनेसमैन इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, जबकि ये इतनी पावरफुल चीज, ठीक है। और ये उसकी प्रॉपर्टी बनती है। कल को अगर आप बिजनेस डेवलप करते हैं, आपकी नस्ल दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होता है, आप फ्रेंचाइज सिस्टम खोल सकते हैं, हुँ, ठीक है। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, हर जगह तो आप नहीं मौजूद होंगे ना। आप बोलेंगे यार मैं सही। फ्रेंचाइज सिस्टम कर दूं, तब भी तो आपको ट्रेडमार्क ही चाहिए। मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि हम्म, वो ट्रेडमार्क के पीछे तब भागते हैं जब उनका ब्रांड ऑलरेडी कॉपी हो गया होता अब तो अकल तब आती है है। ना। हाँ, तो उस सूरत में क्या होता है, मतलब अब हो हम्म, गया, कॉपी हो गई है, हम्म, लेकिन है एक्चुअल में आपका। मीरठ का जैसा आप बता रहे हैं, हो हम्म, गया वो कॉपी, लेकिन दुनिया जानती है वो कितना है, कितना पुराना है, या ऐसे ही। स्टारबक्स कितना पुराना है, या हम्म। कोई भी। तो ये ब्रांड कॉपी हो गया, अब क्या करें? सर अब अल्टीमेटली होता ये है कि बात वही है कि सबसे पहले जाके ट्रेडमार्क में सर्च करना होता है। क्या अगर जिसने कॉपी किया उसने तो अप्लाई नहीं कर दिया पहले, हुँ, क्योंकि जो ट्रेडमार्क में पहले अप्लाई कर देगा वो होना चाहिए। वो ले जाएगा, ओके। ठीक है। अब अगर उसने अप्लाई नहीं किया तो आप फौरी तौर पे अप्लाई, बगैर वक्त जाया करे फौरी तौर पे अप्लाई करें। भले से वो आपके पीछे आ जाए, रजिस्ट्रार के सामने जब केस जाएगा वो सारे फैक्ट्स देखते हैं, लेकिन पहले रजिस्ट्रार के सामने केस तो जाए, हमें पता तो चले कि ये कॉपी होगी। कोई बंदा है जिसका बिज़नेस है, हम्म, वो तरक्की पे है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं है, नॉर्मल बंदा आपके पास आता है, तो आप लोग किस तरीके से, मतलब आपकी पूरी टीम है होगी ऑफ कोर्स सारी चीज़ें। तो अल्लाह ना करे ये जो मामलात हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी के साथ भी होता है, तो आपकी कंपनी जो कैडर मैनेजमेंट, ये सारे सॉल्यूशंस लेके बैठी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कैडरे मैनेजमेंट सारे सॉल्यूशन लेके बैठी हुई है, विद वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अच्छा, हाँ, जो काम मार्केट के अंदर समझ लें 10 रुपए का हो रहा है, कैडरे मैनेजमेंट वो आपको 7 रुपए में कर सकती ₹7 में करके आप दे रहे हैं, और मुझे बताइए ये वाली जो टेंशन है आजकल है, यार ये ले आओ, वो ले आओ, अभी पहुँचाओ, है। ये चीज़ ये पहुँचाओ, ये मुझे पर्सनली बहुत, मतलब वो है कि आप देखो एक बंदा बिज़ी है, बिज़नेस में है, मीटिंग में बैठा है, कहीं पे बैठा है, अब वो उसका बंदा फ़ोन करके बोलेगा यार ये अभी दे दो, वो अभी दे दो, ये दे दो। तो ये मतलब इन चीज़ों के लिए भी कोई आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है? सर व्हाट्सएप भेज, ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन कर दो, बंदा भी आके ले जाता है, बंदा भी आके लेके चला जाता टेंशन फ्री हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनके फ़ायदे की बातें करना चाह रहा हूँ। है। हैसल फ्री सर्विस मिलेगी इंशाल्लाह। पीस ऐप बेसिकली है क्या? इसकी ज़रूरत क्या है? ये वर्ड ही मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, मेरे लिए भी नहीं हुआ। ये क्या चीज़ है? जिमी पीसैब की एब्रीविएशन है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। पिछले चंद सालों में आपने बड़ा ये सुना है कि भाई आईटी का काम बड़ा बूम हो रहा है, आईटी हाँ, आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम हुई है यूएस साउथ से एशिया में। काम आ रहा है, बिल्कुल। हर घर में फ्रीलांसर बच्चे बड़े काम कर रहे हैं, फाइबर, मोहल्ले-मोहल्ले में कॉल सेंटर इतने आम होते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी है पीसैब के नाम से, ठीक है, कि आप यहां पर आके रजिस्टर हो जाएं पीसैब के अंदर। तो पीसैब आपको ये सर्टिफाई कर देता है कि भाई इस बंदे की इनकम बाहर से आती है, ये लोकल इनकम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका कानून ये है पीसैब का, पीसैब से पहले अगर कोई बंदा बाहर से इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लेगा 1%, लेकिन पीसैब में रजिस्टर वो हो जाएगा, पीसैब में रजिस्टर होने के बाद उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 0.25 का, अच्छा, मतलब एक 75% अपना बचा लेगा, 75% का उसको फ़ायदा पचहत्तर ही है। परसेंट डिस्काउंट रेट उसको जो है वो ऑफर हो जाएगी। अच्छा, एक और भी बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है इसको लेके पीसैब को, लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट वाले के लिए है। अगला सवाल मैं यही करने वाला था, क्या ये सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस वालों के लिए ये स्पेसिफिकली, या बाकी ओवरऑल जो बिज़नेस लेके बैठे हुए हैं, उनके भी इसने काम आना है? जिम्मी किसी भी किस्म की सर्विस एक्सपोर्ट हो रही हो, हुँ। कोई भी, वो अकाउंटेंसी सर्विस हो, वो आर्किटेक्चरल सर्विसेज हो, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, कोई पान की भी। दुकान हो, काम आएगा? सर पान की दुकान कैसे सर्विस एक्सपोर्ट कर सकती है?
खान बना के दे रहे हैं। वो तो प्रोडक्ट हो जाएगा ना। अच्छा। तो जो कोई भी सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है वो आगे पीसीएफ में रजिस्टर हो सकता है और ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, आपने एक और सवाल भी मुझसे किया कि कॉल सेंटर्स खुल रहे हैं जगह जगह। बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें एक बड़ी क्रूशल चीज है, लोग कॉल सेंटर्स खोल लेते हैं, ठीक है, और अपनी आईपी को वाइट नहीं कराते, जिसको फिर वो आपने एक लफ्ज सुना होगा, डब्बा। सही सुना है ना, डब्बे के पैसे, डब्बे के पैसे। स्कैमिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं। तो वो अगर आप कोई कॉल सेंटर चला रहे हैं और आपने अपनी कॉलिंग की आईपी वाइट नहीं कराई, तो वो स्कैमिंग में चला जाएगा, वो डब्बे का पैसा होगा। पीसैप करता क्या है कि कॉल सेंटर्स की आईपी को व्हाइट लिस्ट कर देता है, जिससे आप लीगली कॉल कर सकते हैं आउट ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। तो आप फिर डब्बे से बाहर आ जाते हैं और आपकी लीगल इनकम आना शुरू हो जाती है। अच्छा, पीस ऐप के कोई नुकसानात हैं या नहीं है? दूसरा मुझे ये बताएं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मतलब कंपलसरी है या ये ऑप्शनल है? ये रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। और नुकसान ये है कि गवर्नमेंट को नुकसान है कि वो आपसे जितना पैसा लेती है उसका जो है 75% छोड़ अच्छा, नुकसान गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट का नुकसान है। मुझे ये बताएं, आपका कितना अरसा हो गया इस फील्ड के अंदर आपको काम करते हुए? जिम्मी, मुझे ये काम करते हुए मोर और लेस 8 साल हो। इन 8 सालों के अरसे में आपने इतना काम किया, 8 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा आपको भी। तो मुझे ये बताएँ कि कितने लोगों को आप मतलब एक आसान अल्फाज़ों में ये जो नोटिस आता है टैक्स वाला, ये किन लोगों को ज़्यादा आता है ये बताएँ? 2000 वालों को। 2000 वालों को मतलब? मतलब ये है कि जो बैठ के 2-2 हज़ार की फाइलिंग कराते हैं ना। अच्छा। मतलब ये जो 1500 2-2 हज़ार रुपए में ये जो टैक्सेशन वाले मामलात हो रहे हैं कि फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं कि 1500 2000 में अपना टैक्स फाइल करा लें, वो उस वक्त तो वो उनका काम करके यूं 2000 रुपए ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो जो बंदा है वो फिर वो लंबे सीन में जाता है। ऐसे ही है। मैं आपको इसको थोड़ा एलेबरेट कर देता हूँ इस चीज को। अभी आपने सुना होगा, या मैं अगर किसी ने सुना नहीं है तो मैं आपकी पॉडकास्ट के तवज्जुह से बता देता हूँ लोगों को। आपके बैंक अकाउंट में जितना क्रेडिट हो रहा है ना जी, ये एफबीआर को पता है। ऑटोमेटेड सिस्टम आ चुका है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस गए हैं कि आपके बैंक अकाउंट में फलाने महीने में हमें पता है कि इतने पैसे आए हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एफबीआर की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है, कांग्रेचुलेशंस टू बाय, कि आपने प्रॉपर्टी ली है और इतने वर्ष की है। पूरा सिस्टम चल रहा है। कुछ भी आप गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी के लिए मैसेज आ रहा है। बिल्कुल। कनेक्ट हो गया सिस्टम, सही है। आपस में ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो गई हैं। अब जब एफबीआर को एक चीज पता है कि भाई जिम्मी साहब के पास ये गाड़ी भी है, जिम्मी साहब ने ये घर भी खरीदा हुआ है, जिम्मी साहब ने के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी आ गए, अल्लाह करे आज, ठीक है। तो अब जिम्मी साहब जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जिम्मी भाई बोल रहे हैं यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो 3 लाख रुपए साल पे काम कर रहा हूँ। तो सर नोटिस नहीं आएगा तो क्या होगा? समझ गया मैं, मतलब सस्ते महंगा रोलो एक दफा रोलो, सस्ता रो रोते रहो वाला सीन है। तो 1500 2000 वाले से मतलब एहतियात करें। कैडर मैनेजमेंट मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी बातों से, तो मैं खुद भी अपनी टैक्स फाइलिंग इसलिए कराऊंगा। अच्छा अहमद साहब, आपने मुझे ये तो बता दिया कि नोटिस किनको सबसे ज्यादा आता है, मतलब जो सस्ते के पीछे भागते हैं ना उनका प्रोग्राम जल्दी बढ़ जाता है। तो और जो है ना, अगर किसी का प्रोग्राम बढ़ गया फिर वो बेचारे को क्या करना है मुझे बताएं। फिर अहमद साहब फोन उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। फिर वो क्या करेंगे आप मुझे बताएं। मैं हो गया, मुझे नोटिस आ गया एफबीआर का, फिर क्या होगा? देखें, मैं आपको बताऊं, एफबीआर का नोटिस आ गया, सबसे पहले तो हम केस स्टडी करेंगे कि नोटिस में है क्या, क्योंकि मैं एफबीआर भी हर दफा सही नोटिस नहीं भेजता। मतलब आप कह रहे हैं एफबीआर से भी एरर्स हो जाते हैं? सर इतना बड़ा दायरा चल रहा है, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं एफबीआर भी गलतियां करता है? बेतहाशा गलतियां करते हैं। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड स्टैट्स मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं आपकी पॉडकास्ट में। पिछले साल में एफबीआर के खिलाफ जो कंप्लेन्स हुई हैं वो गालिबन अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा थी, जो कि 10,000 पे पहुंची। एफबीआर के अगेंस्ट कंप्लेन के भाई हमें ये गलत नोटिस आया है, हमें ये गलत नोटिस आया है। और जब उनका फैसला आया तो 70% रिजल्ट्स टैक्स पेयर के हक में थे। ओहो हो।
मतलब ये है कि अगर किसी को नोटिस भी आता है तो उसके लिए भी एक काबिल बंदे के हाथ में वो नोटिस होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर देख सके कि कहाँ पर मसला हो रहा एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब ठीक है। हमारे पास आते हैं, ओ जी वो गफार भाई जो है वो कर देते हैं, वो कोई मसला ही नहीं है यार, वो तो कुछ लेते ही नहीं है, सिर्फ बस वो चाय या पिला दो उनको, कर देंगे चाय वाला काम। वो कर देते हैं। बस इसके बाद फिर आप जाके उनके दफ्तरों में एफबीआर के चाय पीते हैं। मैंने मतलब ऐसा 1-2 से सुना है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सज़ाकत है। फाइलिंग के बावजूद भी हम्म, मेरी फाइलिंग हुई हुई है, मैंने सारा टैक्स भरा हुआ है, हम्म। फिर भी नोटिस आ जाता है। ये क्या मसला है? फाइलिंग के बाद ही नोटिस। अच्छा, यानी मैं फ तो वो नोटिस क्या होता है? मतलब वो धमकी होती है हम्म, या बता रहे होते हैं कि भाई हम्म। ठीक है आपका काम हो गया है? नहीं, डिपेंड करता है नोटिस दिया क्या है एफबीआई ने, ठीक है। अब जैसा मैं पिछली बार की अपनी बात को रिपीट कर लेता हूँ कि भाई एफबीआई को हर चीज पता है, सारी चीजें, ठीक है। अब उसमें से कोई चीज ऐसी है जो कि कमिश्नर जो आपका एनालाइज कर रहा है रिटर्न, उसको समझ नहीं आ रही, हुँ, तो वो आपको नोटिस देके पूछ सकता है कि भाई आप ये चीज हमें ला कर दिखाएं, ठीक है। इस वजह से भी नोटिस आते हैं। अच्छा, दूसरी क्या वजह होती है, अगर आपने फाइलिंग नहीं भी करी हुई तब भी आपको नोटिस आ गया, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार हमें तो कभी नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ। एफबीआर के कानून में बहुत खुला खुला ये रखा हुआ है कि ऑनलाइन नोटिस सर्व हो गया, इसका मतलब आपको नोटिस मिल गया, ठीक है। आप कभी भी एफबीआर में एनरोल नहीं हुए, कभी भी ना करें, लेकिन आपने पैसे बैंक में रखे हुए सेविंग अकाउंट, बैंक आपका टैक्स काट के जमा करा रहा है, एफबीआर फोर्सफुली आपका एनटीएन बनाएगा और उसके ऊपर नोटिस कर देगा कि भाई आपके पास ये इनकम है, मुझे बताएं ये इनकम आपके पास आई कहाँ से, ये हक तो है ना, ठीक हुँ, है। तो इसमें भी बहुत हद तक गलती लोगों की भी होती है, सही है। और अगर लोगों की गलती नहीं होती तो एफबीआर की जो गलतियां होती हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हम पकड़ लेते हैं, फिर हम नहीं छोड़ते। समझ गया मैं। मतलब आप जो है वो दोनों तरफ से खेल लेते हैं, पिच के उस तरफ से भी, इस तरफ से भी। ऑलराउंडर। चलें अच्छी बात है, माशाल्लाह आपकी कंपनी इतना काम करे कैडर में। अच्छा मुझे बताएँ, बीच में बड़ा एफबीआर का ना ट्रेंड चल रहा था कि भाई आप जो है वो आपकी सिम बंद कर देंगे। टैक्स इतना लगा रहे हैं हर चीज़ के अंदर टैक्स, दूसरी शादी करेंगे उस पे भी टैक्स, दूसरा बच्चा करेंगे उस पे भी टैक्स। ऐसा सच है ये सीन चल रहे थे? और अगर क्या वाक़ई सिम-विम बंद करने वाला मामला है या नहीं है? सिम्स बिल्कुल बंद हुई हैं, तकरीबन 7 लाख के करीब सिम बंद हुई हैं। ओह! हुई है? हुई बिल्कुल। अच्छा। पिछले साल ये पहला फेज था कि 7 लाख के करीब सिम्स बंद करी हैं कि आपने जनाब अपना रिटर्न फाइल नहीं किया इसलिए हम आपकी सिम बंद कर रहे हैं। सिम किन लोगों की बंद हुई थी, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करनी है, हुँ, अब नॉन फाइलर को टैक्स ज्यादा हिट होगा, हुँ, रिटर्न फाइल किया, उसके बाद छोड़ दिया, ट्रांजैक्शन हो गई, टैक्स कम कट गया, बैंक में टैक्स नहीं कटा, सब हो सही गया, है। उसके बाद रिटर्न छोड़ दिया। भाई क्यों छोड़ दिया? ऐसे लोगों की सिम बंद हुई है जिनके नाम पे कभी ना कभी टैक्स रिपोर्ट हुआ है और उन्होंने फिर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, ऐसे लोगों की उन्होंने सिम बंद की, ठीक है। ये पहला फेज था। अब जो दूसरा फेज है इसमें ये लोग बिजली का कनेक्शन भी काट सकते हैं, हुँ, आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो उसको भी अटैच कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट भी बंद कर सकते हैं। एफबीआई के पास इतनी, फ्रीज़ कर सकते हैं? सर बिल्कुल फ्रीज कर सकते हैं। एफबीआई के पास इतनी पावर है कि अगर वो आपके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट कर दे हुँ, और आप उसका टैक्स ना भरें, उसके नोटिस का भी जवाब ना दें, वो आपके अकाउंट भी बंद कर देंगे और आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे उसको भी पे ऑर्डर बना के जो है वो ले मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी है ये जो है टैक्सेशन वाले मामलात। दिन ब दिन सख्ती होती जा रही है, दिन ब दिन। डिजिटल फाइलिंग जो है, हम्म। सिस्टम है, ये टैक्स पेयर के लिए आसानी है या ये कॉम्प्लिकेटेड है? मतलब आपको क्या लगता है आपकी फील्ड के अंदर कि ये आसानी पैदा कर रहा है या ये थोड़ा मुश्किल लगता है? ये बहुत बड़ी आसानी हुई, हर चीज ऑनलाइन की तरफ जा रही है तो ये बहुत बड़ी आसानी है। वो एक अलग बात है कि डिजिटलाइजेशन कैसी हुई है, सिस्टम क्या लगा है, वो एक हाँ, अलग बात अच्छा। है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी आसानी है, लोगों को अवेयरनेस अब काफी हद तक आ रही है, ठीक है। और आसानी हुई, पहले होता क्या था, मैनुअल खाते चलते थे, एफबीआर के वहां पे जाते थे, ऑफिस जाते थे, वो ठप्पा लगाते थे, हाँ, फिर वो देते थे अच्छा जी आपका रिटर्न जमा हो गया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे बैठे जो है वो आपका घर पे खुद काम हो जाता है, ठीक है। समझ गया। अच्छा, इसी तरह एक और दूसरी चीज है सेल्स टैक्स की, हुँ, डिजिटल इनवॉइसिंग, ठीक है। वो एक बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं क्योंकि इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं उसकी बात ज्यादा कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो रहते इनकम टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स में हर कोई फॉलो होता है। अच्छा ये एक टर्म है हम्म। एसमीस, ये क्या है?
और ये जो है वो इस स्मॉल बिजनेस के लिए हवाले से मुझे इसका थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये, क्या चीज कैसे काम करती देखिए एसएमईज जो हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है। वो बिजनेसेस जो कॉर्पोरेट्स पे नहीं गए, छोटे मोटे बिजनेस हैं, आपकी तरह के, हमारी तरह के। आपका तो मुझे बिजनेस बड़ा लग रहा है, छोटा नहीं लग रहा। नहीं नहीं सर, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी नहीं, हैं आपके हमारी। क्लाइंट्स जो मैंने देखे हैं माशाल्लाह वो बड़े-बड़े टाइकून्स आपके क्लाइंट हैं। वो आ जाते हैं कभी कभार, वैसे हमारा काम को इतना बड़ा नहीं है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के अंदर भी। ठीक है, जो टाइकून्स हैं, ठीक है, जो बड़ी कॉर्पोरेट्स काम कर रही हैं, हाँ। लेकिन जो एक छोटे लेवल के ऊपर बिजनेसमैन काम कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को सपोर्ट करता है बंदा। ठीक है, तो उसकी फैसिलिटेशन के लिए अभी बहुत बड़ा रूम बाकी है, क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं होती। मामलात कॉम्प्लिकेटेड है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, कुछ मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अब होता क्या है, टैक्स भी तो हमारा एक तरह का नहीं है ना। फेडरल का टैक्स अलग है, प्रोविंशियल टैक्स अलग है। वो बेचारा कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसके पास ट्रेड लाइसेंस वाला भी आएगा। अगर कोई उसका रेस्टोरेंट है तो फूड लाइसेंस वाला भी उसके पास आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है सिंध गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल टैक्स को कम कर दिया, वरना पूरे पाकिस्तान में और सूबों में प्रोफेशनल टैक्स वाला भी आएगा। और बोलेगा भाई मैं कितने टैक्स भरूं, मैं फाइलर हूं तो सही ऑलरेडी। ठीक है ना, रोड टैक्स एक्साइज का भी हम भरते हैं। तो लोगों को ये सेगमेंटाइजेशन बताना बड़ी जरूरी है। कॉर्पोरेट्स जो होते हैं उनके पास हम जैसे पूरे लॉयर्स होते हैं पैनल पे, एक भी नहीं होता, वो 10 सब 10 बैठे सब होते हैं, जानते हैं। वो सब जानते हैं। लेकिन छोटा बिजनेसमैन के पास तो इतना पैसा छोटा नहीं सेठ है, जो है वो बेसिकली सर कहाँ जाएगा नादान है इतना? वो भी। तो उसके लिए जो है समझ वो गया। हम बैठे तो हैं। उनके लिए आप बिल्कुल, बिल्कुल। ये जितने भी बड़े बिज़नेसमैन हैं, हम्म, ठीक है? वो भर-भर के टैक्स देते हैं। उनकी हम्म, प्रोडक्ट पे भी सेल, उनकी इनकम टैक्स भी प्रॉपर उनकी फाइलिंग हो हम्म, रही है, सारी, और उनकी कंपनी भी बड़ी टाइट चल रही है भाई। हम्म, प्रॉफिट कैसे बना रहे हैं, इतना एक आम आदमी है, वो तो बोलता है वो तो ₹100 में से अगर ₹5 हमारे बिजली के बिल में लगकर आ जाते हैं, टेंशन हो जाती है एक आम आदमी को, यार ये तो मेरे इतने पैसे जा रहे हैं। इनके तो इतने सारे टैक्स जा रहे होते हैं और क्योंकि इनकी इनकम भी ज़्यादा है, उसके ऊपर ज़्यादा लग रहा होता है, इनके घर के बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, उसपे भी लग रहा है। ये कैसे बना रहे हैं पैसा? जिम्मी सिस्टम के लूप होल्स यूज कर रहे सिस्टम में लूप्स हैं, हैं, बेतहाशा लूप्स। ठीक तो है, वो बेनिफिट है या आपके लिए नहीं, मौके हैं? सर ये बेनिफिट्स हैं, ये तो अच्छा। मौके हैं। बिजनेस, छोटे बिजनेसमैन को ये पता नहीं होता, हुँ, बड़े बिजनेसमैन इसका फायदा उठा लेते हैं। अच्छा। मैं इसका आपको एक मिसाल दूं। अ, एक बड़ा अंगोरे का नाम था इलॉन मस्क। इलॉन मस्क, इलॉन मस्क, टेस्ला, सॉरी, बिल्कुल, टेस्ला वाला। ठीक है, बिल्कुल, कोई 14-15 कंपनीज हैं उसकी, सारी चीजें हैं। ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, हुँ, आपको पता है वो कितनी सैलरी लेता है अपनी? उसको सैलरी की क्या ज़रूरत है मतलब? यार यही तो बात है, अच्छा, सैलरी लेता है वो? वो सैलरी लेता है। और कितनी सैलरी लेता है पता है आपको? नहीं। $1। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कमाता कहाँ से, ये घर कहाँ से चला रहा है? ठीक है, सही है। एक कॉमन सेंस का देखिए, जब टेस्ला उसने लॉन्च करने का सोचा ना, ठीक है, ये पूरी वर्किंग ऑन पेपर्स मौजूद है। ठीक है, जब उसने टेस्ला लॉन्च करने का सोचा, उसने शेयर होल्डर्स बुलाए, जाहिर सी बात है उसके पास अकेले तो इतने पैसे नहीं थे, उसके पास और भी इन्वेस्टर्स थे। उसने एक शर्त रखी कि भाई मुझे सैलरी नहीं चाहिए, छोड़ दो सैलरी। हुँ, ठीक है, मुझे जितना भी ये पूरी फैक्ट्री लग रही है, ये सारी चीजें हैं, मुझे इसमें 15% शेयर दे। उन्होंने बोला ठीक है जी, आप काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल एआई लगाएंगे आप गाड़ी में, आप 15% शेयर आप रखें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे उस कंपनी की नेट वर्थ थी $10 अरब की। सही है, तो वो कितने परसेंट का शेयर हो गया? तकरीबन $150 करोड़ का। हुँ, अब वो एक बंदा जा रहा है 150 करोड़ लेके बैंक के अंदर, और बैंक वालों को बोलता है भाई ये पैसे रखो और मुझे लोन चाहिए इसका। बैंक मना करेगा? नहीं, बैंक के लिए तो आप हाँ, एक बहुत बड़े कोई प्लेयर हो, सही बिग है प्लेयर आया है लोन लेने के लिए, भाई, वो तो वैसे ही ट्रीट करेगा। लोन पर टैक्स होता नहीं। अच्छा, तो यानी मतलब अहमद साहब, बस मैं ये उन लोगों को बता दूँ कि जिनके जो है बड़े मामलात हैं, अहमद साहब आपके लिए बड़े काम के बंदे हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें इधर कैमरे के आगे बताएँगे नहीं, वो लेकिन बहुत सारे आप लोगों के मामलात हल कर सकते हैं। मुझे आइडिया हो रहा है आपकी बातों से जो आप वो एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं। ₹100 अगर मैं कमा रहा हूँ तो ₹45 मैं गवर्नमेंट को दूँगा। एग्जैक्टली, एक लिमिट के बाद बिजनेसमैन 45% टैक्स भरता है। हाँ, ठीक है, इनकम टैक्स। अच्छा, ड्यूरिंग दिस
टेन्योर वो सेल्स टैक्स अगर रजिस्टर्ड है वो अलग भर देगा, क्योंकि जो 45% सेल्स टैक्स भरेगा वो विद होल्डिंग एजेंट भी होगा, कि सैलरीज पे ऊपर टैक्स जमा कराएगा, सारे सेल्स टैक्स अलग भराएगा, ठीक है। 45%। अच्छा, एक और कंपनी कहलाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वही बिजनेसमैन अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेता है तो वो 45% रिड्यूस होके 29% पे आ जाता है। अच्छा, ठीक है। और अगर इनकम टैक्स खत्म करना हो तो उसका तरीका बताऊं? मतलब टैक्स ही नहीं देना। टैक्स ही ये नहीं देना। फॉर्मूला भी है आपके पास कि बंदे को मतलब जितना भी कमाना टैक्स नहीं देना, टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कोई फॉर्मूला है? सर मैं आपको बता दूं, दुबई के अंदर इनकम टैक्स का रूल नहीं है। नहीं है। पता है आपको ये बात? हाँ पता बहुत है, सारे नाज़रीन टैक्स लोग फ्री है। ठीक है। हाँ। अब अगर कोई कंपनी जिम्मी दुबई में खोलता है हाँ। और वही कंपनी अपनी कोई ब्रांच या अपना ब्रांड कराची में लॉन्च करती है, ठीक है। और यहाँ से पे सेल्स करके प्रॉपर डिक्लेरेशन दे कि भाई मैंने इतनी सेल्स करी है, इतनी इनकम करी है, इतने खर्चे करे हैं, और अब ये पैसा जो है वो क्योंकि ये पेरेंट कंपनीज की दुबई में है, तो ये इतना जो एग्रीमेंट है ये हमने उनको देना है, वो पैसा बैंक से वहां चला जाए, ठीक है, मुर्गी वहाँ पाल ले, अंडे यहाँ खाए। अंडे यहाँ खाएं। ठीक है। तो आप मुझे ये बात बताएं कि यहाँ से इनकम भी हुई, पैसा भी जो है वो वहां पर गया, बैंक में वाइड भी हुआ, इनकम टैक्स कहाँ आया? ये वो चीजें हैं टैक्स के लूप होल्स जिसमें एक बड़ा दिमाग इन्वॉल्व होता है, और यही सिस्टम बड़े सारे काम की चीज आपने बताई है, बड़ी काम की चीज बताई है। तो आप भी अपनी कंपनी में लग रहा है वहाँ खोल रहे हैं। सर मैं तो गरीब अच्छा, आदमी। आप टैक्सेशन के मामला हल करते हैं, आप खुद भी तो टैक्स देते हो? बिल्कुल सर। देते हैं, अपना टैक्स भी बचाएं, दुबई को शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा? सर पाकिस्तान में लोगों की हेल्प करनी है। चले, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये हमारी जो है वो जबरदस्त सी एक पॉडकास्ट थी, और बाकी पॉडकास्ट हैं जितनी भी आप देखते हैं, इंटरटेनमेंट तो आपको मिलता ही होगा, लेकिन कुछ पॉडकास्ट ऐसी भी होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है, मुझे लाइफ लॉन्ग फायदे होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉडकास्ट से जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। अहमद हसन, फाउंडर कैडरे मैनेजमेंट, हमारे साथ थे। इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, इन्होंने खुद जो है पहले ये चीजें जो है अच्छी तरीके से स्टडी करी हैं, पार्टनरशिप में काम किया, फिर उन्होंने अपनी बिजनेस लॉन्च किया। वो बिजनेस आज बहुत अच्छे तरीके से जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं। इनके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत बड़े टाइकून्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट माशाल्लाह से बड़ा इनका काम है, और छोटे से छोटे इनके क्लाइंट भी है, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और इनके साथ जो बेनिफिट्स है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे इनकी टीम से भी अंदाजा हुआ है जो यहाँ पे मौजूद है। एक तो ये कि ये आपकी प्रॉब्लम का जो है, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसे से भी ज़्यादा मेरे नज़दीक है टाइम। तो ये आपका टाइम बचाते हैं, सारी चीज़ें इन्होंने ऑनलाइन अपनी भी रखी हुई सर्विसेज़। इनके पास एक बड़ी टीम है, ये सिंगल पर्सन नहीं है, जो आमतौर पे जो एड्स आ रहे हैं आजकल, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो घर से बैठ के लोग की टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं 1500 2000 रुपए में। तो मुझे एक बात बताएं, अगर वो फ्रीलांसर आपके काम में कोई गड़बड़ कर देता है, आप उसको कहाँ पकड़ेंगे? ना उसका कोई ऑफिस है, ना वो दूसरों के ट्रेडमार्क कर रहा है, उसका अपना कोई ऑफिस, उसका कोई अपना कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपके लिए क्या हल कर देगा? तो मेरा ये आप लोग से जो है सजेशन है कि ऑथेंटिक हमेशा कोई भी चीज़ आप करें, किसी ऑथेंटिक, किसी एक्सपीरियंस बंदे से आप जो है वो एक्सपीरियंस कंपनी जिसके कार्डर मैनेजमेंट है, इनसे काम करवाएँ। बहुत अच्छे तरीके से जो है ये चीज़ें कर रहे हैं। इनकी एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इनके ऑफ़िस के अंदर जो है ना बहुत सारी फीमेल्स स्टाफ। अब उनका सिर्फ़ काम क्या है, जो हमारी माएँ-बहनें जो जिनके घरों में इतनी फैसिलिटी नहीं है, कोई मतलब मर्द हज़रात इतने नहीं है कि वो जाएँ उनको लेकर, या ये चीज़ें उनके मामलात करवाएँ, लीगल के मामलात हों, तो वो अपने घर से बैठे ही उनको फ़ोन करेंगी, और ये सारे मामलात जो है एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ से बात करके बहुत अच्छे तरीके से अपने मसले हल करवा सकती है। चाहे आपके घर के अंदर आपका कोई छोटा-सा कोई आप सिलाई-कढ़ाई का ही काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन कर रहे हो, प्रॉपर बैंक के थ्रू करना चाह रहे हो, उसको रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हो, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, या आपका ब्रांड किसी ने कॉपी कर लिया, उसके हवाले से कोई काम है, आपके टैक्स के मामलात है, आपने अपना कोई घर खरीदा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है और उसको आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप इनको फ़ोन करें, पहले इनको समझ लें, आप उनको इनका काम समझ में आ जाए तो फिर इनसे करवा लें। मैं खुद पर्सनली जो है वो इनकी टीम से जो है वो काम करवा रहा हूँ, और बहुत सारे मेरे दोस्त भी करवा रहे हैं। तो अहमद साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, एक और बात, अगर मैं कोई काम गलत करूंगा सांप से तो नहीं कटवाएंगे? तो बहुत-बहुत शुक्रिया।
ये पॉडकास्ट जो है वो यहाँ पर हम एंड करते हैं और इस दुआ के साथ कि हमारे मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे और उनको बेहतर करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, ये हमें और आपको ही करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमें पाबंद होना पड़ेगा हमारे लॉस के लिए, रूल्स के लिए, लीगल तरीके से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। शुरू में हो सकता है थोड़ी-सी तकलीफ हो बट एक वक़्त आएगा, यही लीगल चीज़ें, यही पेपर्स आपको फ़ायदा देंगे। तो इनके फ़ायदे कैसे हैं, ये तो आपको पता है कि अहमद साहब ने बहुत सारे बताए। बहुत सारे आप खुद भी अहमद साहब से जब राब्ता करेंगे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अपना एक नंबर-वंबर बताते हैं कोई? बिल्कुल, स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा 0332223732 ये ऐसे बनता है 0332 कैड्रे 22 ये व्हाट्सएप हमारा नंबर है, मेन लाइन नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। इस पे लोग कॉल्स भी करते हैं तो हम लोग हमारे वो कॉन्फ्रेंस भाई जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके माँ-बाप यहाँ पर हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पर है, हुँ, वहाँ से बैठ के आप उनका काम कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, दुनिया में कहीं पर भी होंगे। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, मैं आज तक उनसे मिला ही नहीं। चलें बहुत अच्छी बात है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।